वाह, जरा इस जगह को देखिए। इसे पार करना मुश्किल होगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। करीब आधा वियतनाम ट्रॉपिकल वर्षा वनों से ढका है और इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे काफी घनी झाड़ियां हैं। ये जंगल इतने घने हैं कि आप बस कुछ ही कदम तक साफ देख सकते हैं। मैं तो अभी सीधा नीचे जाने वाला था। जब सामने इतने सारे पेड़ पौधे हो तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं जब भी ऐसी जगहों पर आता हूं तो सबसे पहले नदी को ही ढूंढता हूं। मैंने वियतनाम से भागे कई कैदियों की कहानियां सुनी हैं और उनमें से वही कामयाब हुए जिन्हें कोई नदी मिल गई थी। वो उसके रास्ते ही भागे। चलो, हमें भी इसी रास्ते जाना है। किसी नदी के रास्ते हम बस्ती तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसके नीचे उतरना होगा। चलो, मुझे हाथ दो, ऊपर खींचो। मुझे इस उभार को पार करना होगा। यह ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 फुट गहरा है, लेकिन मुझे ऊंचाई का डर नहीं है, बस पानी के नीचे मौजूद चीजों का डर है। यहाँ एक झरना है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी गहरा होगा। पानी के नीचे गिरे हुए पेड़ या लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं। मुझे किसी तरह गहराई का अंदाजा लगाना होगा। रुक जाओ, तुम यहीं रहना। बांस दुनिया के सबसे मजबूत पेड़ों में से एक है। ये मजबूती में स्टील के बराबर होता है और बांस अक्सर नदी या बहते पानी के आसपास ही उगते हैं। मैं अब इस बांस की सारी टहनियां साफ करके मैं एक लंबा और सीधा भाला बनाने वाला हूं और फिर मैं इसका इस्तेमाल करके इसे पानी में फेंककर पानी की गहराई का अंदाजा लगाऊंगा। पर उससे पहले मुझे इसे इस पत्थर पर घिसकर इसकी धार निकाल देनी होगी ताकि ये कीचड़ में धंसे नहीं, वरना किसी को पानी में कूदकर चोट लग सकती है। अब ये कीचड़ में नहीं धंसेगा। अब मैं इसे फेंककर अंदाजा लगाऊंगा कि पानी कितना गहरा है। चलो देखते हैं। अच्छी बात है, ये पूरा का पूरा अंदर चला गया और फिर तैरकर ऊपर भी आ गया। वो देखिए, इसका मतलब है कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है, पर इस बांस की लंबाई जितना तो है। मतलब पानी कम से कम 8 फुट गहरा तो होगा ही। आप पानी में ज्यादा से ज्यादा भाले फेंककर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी में कोई चट्टान तो नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ओके। मजा आ गया। मैं बड़ी आसानी से यहाँ तक आ गया। अगर पानी काफी गहरा हो तो मैं 50 फुट की ऊंचाई से भी बेहिचक छलांग लगा सकता हूँ। पर सबसे पहले खतरे का अंदाजा लगा लें। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ पहुँचना चाहता था, यानी नदी में। तुम यहीं रुको, पहले मैं देखता हूँ। नदी में वो रास्ता है जिसके जरिए मैं जंगल के अंदर जा सकता हूँ और उस कुदरती रास्ते से मैं जंगल को पार भी कर लूंगा। आप भी आगे बढ़ने के लिए इन चट्टानों की पूरी मदद लीजिए। मैं पानी में डूबना नहीं चाहता। वाकई पानी का बहाव बहुत तेज है। अगर आप बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कम वक्त में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। मैंने काफी कम वक्त में बहुत ज्यादा दूरी तय। रेत का नाश्ता करके इस सफर की शुरुआत हुई है। वो कार तो चली गई, अब मैं भी आगे बढ़ता हूं। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ और उस इलाके में पहुँचता हूँ जहाँ खाना और पानी मिल सके। जितना ऊपर पहुँचूंगा उतनी ही दूर तक का इलाका देख पाऊंगा। मैं पहले रेगिस्तान में सबसे जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ, पानी। हालांकि अभी मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, पर शरीर में पानी कम होने लग गया है। ऊपर से रेत के ये टीले आपकी जान निकाल देते हैं।
यहाँ पर काफी फिसलन है। 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो 1 कदम पीछे आता हूँ। रेगिस्तान आपके शरीर से पानी निचोड़ लेता है, पर बिना पसीना बहाए कुछ मिलता भी नहीं है। यहाँ लड़ाई बिना रुके चलती रहती है। पानी की तलाश में अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा है। यहाँ कोई नदी नहीं दिख रही है, कहीं कोई हरियाली भी नहीं दिख रही है जहां पानी की थोड़ी उम्मीद हो। बस दिख रही है तो सिर्फ रेत। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो हवाएं हैं उत्तरी पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। रेगिस्तान में टीले की सीधी ढलान हवा की उल्टी दिशा में होती है। इससे मैं दिशा का पता लगा सकता हूं। मैं जानता हूं कि यहां से पश्चिम में अटलांटिक है और मुझे उसी तरफ जाना है। यहां एक तीर बना देता हूं ताकि लोगों को पता चले मैं किस तरफ गया हूं। अगर कोई आपको खोजता हुआ आता है और उन्हें ऐसा निशान दिखता है तो उन्हें आपको ढूंढने में आसानी होगी और आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो चलते हैं। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शरीर को एक ही चीज ठंडा रखती है और वो है पसीना। 1 घंटे में करीब 2 लीटर पसीना बहता है। यहाँ डिहाइड्रेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त। बोतल भी खाली हो गई है। ये देखिए एक लिजर्ड। आजा। इसके नीचे भाग गया। मैं उसे पकड़ नहीं वाला था। अब मैं इसे खोद कर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके चक्कर में एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बहुत पसीना बह जाएगा। पानी और एनर्जी बचाना जरूरी है। उसकी किस्मत अच्छी थी। चलो चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। पसीना लगातार बहता ही जा रहा है, लेकिन मुश्किल चाहे जो भी हो एक ही तरीके से पार कर सकते हैं। फोकस बनाए रखें। मुझे उस टीले तक पहुंचना है। हालात के हिसाब से अगला प्लान बनाऊंगा। अपने रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जरूरी बात यह है कि आप चाहे जितने भी ताकतवर या होशियार क्यों ना हो, पानी के बिना आप मर जाएंगे। यहाँ तो मुसीबत पड़ जाएगी। जल्दी से पहाड़ों के नीचे उतरना होगा। घने बादल गिरने शुरू हो गए हैं। इन हालातों में मुझे अपने स्नोमोबाइल को पूरी रफ्तार से भगाना पड़ रहा है। इस मौसम से बचने के लिए ये जरूरी है। मैं रिज के करीब तो पहुंच गया हूं, पर यहाँ बर्फ गहरी है और मेरी स्नोमोबाइल वजन की वजह से बर्फ में धंसने लगी है। ये तो गहरी बर्फ में अंदर तक धंस गई है। मुसीबत यह है कि इस वक्त यहाँ बर्फ नीचे धंस रही है। मैं इसे निकाल नहीं पाऊंगा। यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा। ओके। यहाँ का टेम्परेचर अभी -3 डिग्री है, जो बादलों के घिर जाने के बाद और भी गिर जाएगा। अगर मैं किसी ऊंची जगह पहुंच जाऊं तो वहां से घाटी में जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। वहां ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो चलते हैं। वो देखिए, सूरज दिख रहा है। उसके चारों तरफ एक हेलो इफेक्ट है। ये इफेक्ट बनता है स्ट्रैटस क्लाउड्स की वजह से। स्ट्रैटस क्लाउड्स होने का मतलब है मौसम जल्दी बदलेगा और तूफान बस आने ही वाला है। अगर आप वहां नीचे देखें तो आपको
क्यूमुलस क्लाउड्स भी दिखाई देंगे। ये क्लाउड मुसीबत आने की निशानी है, क्योंकि स्ट्रैटस क्लाउड्स को क्यूमुलस क्लाउड्स बनने में सिर्फ 4 घंटे लग सकते हैं। मैं जानता हूँ ये रेंज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, पर मुझे तो साउथ वेस्ट की ओर जाना है, इन पहाड़ों से नीचे ब्लैक सी की तरफ, क्योंकि वहां पर लोग मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चलो चलते हैं। ओके, वहां से नीचे तो उतर आए, पर आप यहाँ ये नीचे देखिए, सारा एवलांच का मलबा है जो ऊपर से उसके साथ नीचे आया है। मतलब यहाँ रुकना सही नहीं होगा। चलो चलते हैं। मौसम ने आखिरकार मुझे घेर ही लिया। बादलों की वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया है। हर तरफ सफेद बादल हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। पता नहीं चल रहा आगे पहाड़ हैं या बादल हैं। पहाड़ों पर ऐसे बादलों की धुंध में घिर जाने पर यही खतरा होता है, दिशाओं का अंदाजा ही नहीं रहता। मैंने एक फौजी के बारे में सुना था जो आर्कटिक में पहाड़ों पर स्कीइंग कर रहा था। उसे लगा वो रुका हुआ है, पर वो आगे फिसल रहा था। वो एक खाई में गिर गया। शुक्र है वो जिंदा बच गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ऐसी धुंध में इस तरह की गलतफहमियां हो सकती हैं। यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पता नहीं ये ढलान कितनी गहरी होगी। पहाड़ों पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब मैं बर्फ में एक बॉलर बनाऊंगा, बहुत बड़ा। पहले ये सेमी सर्कल बना लीजिए, करीब 1 फुट गहरा। फिर इसमें मैं अपनी रस्सी फंसाकर उसकी मदद से नीचे उतर जाऊंगा। नर्म बर्फ में आपका बॉलर कम से कम 10 फीट चौड़ा होना चाहिए, जिससे वो आपके वजन से कई गुना ज्यादा वजन आराम से झेल सकता है। ये बहुत मजबूत होते हैं। फौज इनका इस्तेमाल सालों से कर रही है। ओके, चलिए चलते हैं। अब इस तरह पैरों से सीढ़ियां बनाते चलें और रस्सी के फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके उतरते जाएं। ओके, ये आखिरी हिस्सा हमें बिना रस्सी के सहारे उतरना होगा। ये जगह खतरनाक है। मजबूत कदम रखने से कंट्रोल। पायलट मुझे यहीं कहीं ड्रॉप कर देगा। मेरे पास है सिर्फ एक चाकू, एक वाटर बॉटल और एक फ्लिंट। और हाँ, ये लाइफ राफ्ट भी है। ये इसलिए क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि मैं उसके अंदर सिर्फ कुछ मिनट ही टिक पाऊंगा। मैंने जान बचाने के लिए इसे साथ लिया है। हम ड्रॉप जोन के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर मिलेंगे। मैंने इशारा किया और हेलीकॉप्टर वापस बेस की ओर लौट गया। वो ठीक लग रहे हैं, चलिए चलते हैं। हेलीकॉप्टर जाने के बाद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। ये ठंडा पानी अपना असर दिखाने लगेगा। ये पानी बहुत ठंडा है, इसलिए सबसे पहले अपनी इस लाइफ राफ्ट को फुला लेता हूँ। ओके, एक बार हवा भर जाए तो इसे कसकर पकड़े रहिए। अगर ये छूट गया तो हवा इसको इतनी रफ्तार से बहा कर ले जाएगी कि आप कितना भी जोर लगा ले तैरकर पकड़ नहीं पाएंगे। ओके, 1 2 3 चलो। अगर आप समंदर में फंस जाएं तो ऐसा लाइफ राफ्ट आपकी जान तो बचा सकता है, लेकिन इसमें आपको आराम नहीं मिलने वाला है। अगर आप समंदर में ऐसे लाइफ राफ्ट में फंसे हुए हैं तो आप बस इंतजार ही कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं स्कॉटलैंड के किनारे से ज्यादा दूर नहीं हूं, और ये भी जानता हूं कि हवा और लहरें मुझे उसी तरफ धकेल कर ले जाएंगी। ये कुछ ज्यादा ही हिल रहा है।
आप इस तरह की लाइफ राफ्ट को जहां चाहे वहां लेकर नहीं जा सकते। आप पूरी तरह से लहरों के सहारे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे लाइफ राफ्ट पर कई दिन तो क्या कई हफ्तों तक फंसे रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि सी सिकनेस की वजह से उनका क्या हाल होता होगा। राफ्ट के इस तरह लगातार हिलने से अच्छे से अच्छा सर्वाइवर भी कमजोर पड़ जाता है। जब इंसान की इंद्रियां दिमाग को अजीब अजीब सिग्नल्स देने लगती हैं, तब इंसान सी सिकनेस का शिकार हो जाता है। जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता हो तो समझ में नहीं आता कि कहां जाना है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, जरा हटो हटो, जगह दो। ऐसे में हमारे कान हमारे दिमाग के एक हिस्से वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल देने लगते हैं और ऐसा होने पर तबीयत और बिगड़ जाती है और इंसान उल्टियां करने लगता है। जो भी हो, ये बहुत तकलीफ देता है। इसे जरा सा खोल देता हूं, थोड़ी सी हवा अंदर आएगी। बहुत बदबू है यहाँ। लहरें मुझे किनारे की ओर धकेल रही हैं। अब बस सही मौके का इंतजार है। इससे पहले कि लहरें राफ्ट को चट्टानों पर ले जाकर पटके, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, हम किनारे के काफी करीब हैं। मैं अपनी राफ्ट को चला नहीं सकता। मैं इस नदी में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से किनारे पर जाना होगा। दलदल के गहरे पानी में बहुत बड़े खतरे मौजूद होते हैं। पायलट ने बताया था कि इस दलदल में कई एलिगेटर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा। और जो सबसे बड़े आकार का एलिगेटर मिला था वो 19 फुट लंबा था। और इसीलिए मैं इस नदी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल रहा हूं। 2006 में कुछ ही दिनों के अंदर फ्लोरिडा में एलिगेटर्स ने 3 लोगों को मार दिया था। यहां मुझे चौकन्ना रहना होगा। इस जगह पर बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई है। ऐसी जगह आपके कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, टहनी के टूटने की आवाज भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या है। एलिगेटर्स के अलावा इस दलदल में जहरीले सांपों की आधा दर्जन प्रजातियां, फुटबॉल के किसी खिलाड़ी के वजन जितने हमलावर स्नैपिंग टर्टल्स और 10 फुट लंबी पूर्व ऐतिहासिक खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। ओह, कोई चीज मुझसे जोर से टकराई। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां इस पानी में जरूर कुछ न कुछ है। किनारे पर जाने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने शुरुआती डर पर काबू पाकर आगे चलते रहना है। लेकिन दलदल एक बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि इसमें गहरा पानी, कीचड़ और हर कहीं नजर न आने वाले खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी डंडे जैसी चीज की जरूरत है जो यहां से गुजरने में मदद करे। तुम ठीक तो? इसीलिए हमें एक डंडे की जरूरत है। इस दलदल के तल में काफी सुराख हैं और पता नहीं उनमें कौन सा जीव हो सकता है। मैं इसे इन जड़ों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ये ठीक है। डंडे से चलने में मदद मिलती है, एलिगेटर के हमले से बचाव हासिल होता है, और जहां ये पता ना हो कि आगे क्या होगा, वहां ये एक अच्छा हथियार भी है। क्या आपने देखा? यहां पर कुछ गया। इस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा न्यूट्रिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स में से एक हैं। ये किसी बीवर जैसे होते हैं। इनकी लंबी सी पूंछ होती है और बड़े ऑरेंज दांत होते हैं।
न्यूट्रिया को खाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक है और अपने से कई बड़े जानवरों पर हमला कर देते हैं। ठीक है, होशियार रहना, कहीं एकदम से बाहर ना आ जाए। लगता है काफी अंदर घुस गया है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। इस दलदल में काफी जंगली जीव हैं, यानी यहाँ खाने की कमी नहीं है। बस ये फर्क जानना जरूरी है कि क्या खाया जा सकता है और क्या जानलेवा है। ओ स्नैप! छोटा सा वाटर स्नेक है। ये जहरीला नहीं है, लेकिन दलदल में बहुत सारे वाटर मोकसिन और कोरल स्नेक हैं और ये दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं। ये वाटर स्नेक अक्सर मछलियां खाते हैं। इनमें जहर नहीं होता और इसे कच्चा ही खाया जा सकता है, पकाने की जरूरत नहीं है। वाह, जरा इस जगह को देखिए। इसे पार करना मुश्किल होगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। करीब आधा वियतनाम ट्रॉपिकल वर्षा वनों से ढका है और इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे काफी घनी झाड़ियां हैं। ये जंगल इतने घने हैं कि आप बस कुछ ही कदम तक साफ देख सकते हैं। मैं तो अभी सीधा नीचे जाने वाला था। जब सामने इतने सारे पेड़ पौधे हो तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं जब भी ऐसी जगहों पर आता हूं तो सबसे पहले नदी को ही ढूंढता हूं। मैंने वियतनाम से भागे कई कैदियों की कहानियां सुनी हैं और उनमें से वही कामयाब हुए जिन्हें कोई नदी मिल गई थी। वो उसके रास्ते ही भागे। चलो, हमें भी इसी रास्ते जाना है। किसी नदी के रास्ते हम बस्ती तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसके नीचे उतरना होगा। चलो, मुझे हाथ दो, ऊपर खींचो। वो मुझे इस उभार को पार करना होगा। यह ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 फुट गहरा है, लेकिन मुझे ऊंचाई का डर नहीं है, बस पानी के नीचे मौजूद चीजों का डर है। यहाँ एक झरना है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी गहरा होगा। पानी के नीचे गिरे हुए पेड़ या लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं। मुझे किसी तरह गहराई का अंदाजा लगाना होगा। रुक जाओ, तुम यहीं रहना। बांस दुनिया के सबसे मजबूत पेड़ों में से एक है। ये मजबूती में स्टील के बराबर होता है और बांस अक्सर नदी या बहते पानी के आसपास ही उगते हैं। मैं अब इस बांस की सारी टहनियां साफ करके मैं एक लंबा और सीधा भाला बनाने वाला हूं और फिर मैं इसका इस्तेमाल करके इसे पानी में फेंककर पानी की गहराई का अंदाजा लगाऊंगा। पर उससे पहले मुझे इसे इस पत्थर पर घिसकर इसकी धार निकाल देनी होगी ताकि ये कीचड़ में धंसे नहीं, वरना किसी को पानी में कूदकर चोट लग सकती है। अब ये कीचड़ में नहीं धंसेगा। अब मैं इसे फेंककर अंदाजा लगाऊंगा कि पानी कितना गहरा है। चलो देखते हैं। अच्छी बात है, ये पूरा का पूरा अंदर चला गया और फिर तैरकर ऊपर भी आ गया। वो देखिए, इसका मतलब है कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है, पर इस बांस की लंबाई जितना तो है। मतलब पानी कम से कम 8 फुट गहरा तो होगा ही। आप पानी में ज्यादा से ज्यादा भाले फेंककर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी में कोई चट्टान तो नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ओके। मजा आ गया। मैं बड़ी आसानी से यहाँ तक आ गया। अगर पानी काफी गहरा हो तो मैं 50 फुट की ऊंचाई से भी बेहिचक छलांग लगा सकता हूँ। पर सबसे पहले खतरे का अंदाजा लगा लें। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ पहुँचना चाहता था, यानी नदी में। तुम यहीं रुको, पहले मैं देखता हूँ। नदी में वो रास्ता है जिसके जरिए मैं जंगल के अंदर जा सकता हूँ और उस कुदरती रास्ते से मैं जंगल को पार भी कर लूंगा। आप भी आगे बढ़ने के लिए इन चट्टानों की पूरी मदद लीजिए। मैं पानी में डूबना नहीं चाहता। वाकई पानी का बहाव बहुत
तेज है। अगर आप बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कम वक्त में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। मैंने काफी कम वक्त में बहुत ज्यादा दूरी तय। रेत का नाश्ता करके इस सफर की शुरुआत हुई है। वो कार तो चली गई, अब मैं भी आगे बढ़ता हूं। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूं कर लेता हूं और उस इलाके में पहुंचता हूं जहां खाना और पानी मिल सके। जितना ऊपर पहुंचूंगा उतनी ही दूर तक का इलाका देख पाऊंगा। मैं पहले रेगिस्तान में सबसे जरूरी चीज ढूंढ रहा हूं, पानी। हालांकि अभी मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, पर शरीर में पानी कम होने लग गया है। ऊपर से रेत के ये टीले आपकी जान निकाल देते हैं। यहां पर काफी फिसलन है। 2 कदम आगे बढ़ता हूं तो 1 कदम पीछे आता हूं। रेगिस्तान आपके शरीर से पानी निचोड़ लेता है, पर बिना पसीना बहाए कुछ मिलता भी नहीं है। यहां लड़ाई बिना रुके चलती रहती है। पानी की तलाश में अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा है। यहां कोई नदी नहीं दिख रही है, कहीं कोई हरियाली भी नहीं दिख रही है जहां पानी की थोड़ी उम्मीद हो। बस दिख रही है तो सिर्फ रेत। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो हवाएं हैं उत्तरी पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। रेगिस्तान में टीले की सीधी ढलान हवा की उल्टी दिशा में होती है। इससे मैं दिशा का पता लगा सकता हूं। मैं जानता हूं कि यहां से पश्चिम में अटलांटिक है और मुझे उसी तरफ जाना है। यहां एक तीर बना देता हूं ताकि लोगों को पता चले मैं किस तरफ गया हूं। अगर कोई आपको खोजता हुआ आता है और उन्हें ऐसा निशान दिखता है तो उन्हें आपको ढूंढने में आसानी होगी और आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो चलते हैं। यहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शरीर को एक ही चीज ठंडा रखती है और वो है पसीना। 1 घंटे में करीब 2 लीटर पसीना बहता है। यहां डिहाइड्रेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त। बोतल भी खाली हो गई है। ये देखिए एक लिजर्ड है। आजा। इसके नीचे भाग गया। मैं उसे पकड़ नहीं वाला था। अब मैं इसे खोद कर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके चक्कर में एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बहुत पसीना बह जाएगा। पानी और एनर्जी बचाना जरूरी है। उसकी किस्मत अच्छी थी। चलो चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। पसीना लगातार बहता ही जा रहा है, लेकिन मुश्किल चाहे जो भी हो एक ही तरीके से पार कर सकते हैं। फोकस बनाए रखें। मुझे उस टीले तक पहुंचना है। हालात के हिसाब से अगला प्लान बनाऊंगा। अपने रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जरूरी बात यह है कि आप चाहे जितने भी ताकतवर या होशियार क्यों ना हो, पानी के बिना आप मर जाएंगे। यहाँ तो मुसीबत पड़ जाएगी। जल्दी से पहाड़ों के नीचे उतरना होगा। घने बादल घिरने शुरू हो गए हैं। गया हूँ, पर यहाँ बर्फ गहरी है और मेरी स्नोमोबाइल वजन की वजह से बर्फ में धंसने लगी है। ये तो गहरी बर्फ में अंदर तक धंस गई है।
मुसीबत यह है कि इस वक्त यहाँ बर्फ नीचे धंस रही है। मैं इसे निकाल नहीं पाऊंगा। यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा। ओके। यहाँ का टेम्परेचर अभी -3 डिग्री है, जो बादलों के घिर जाने के बाद और भी गिर जाएगा। अगर मैं किसी ऊंची जगह पहुँच जाऊँ तो वहाँ से घाटी में जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। वहाँ ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो चलते हैं। वो देखिए, सूरज दिख रहा है। उसके चारों तरफ एक हेलो इफेक्ट है। ये इफेक्ट बनता है स्ट्रैटस क्लाउड्स की वजह से। स्ट्रैटस क्लाउड्स होने का मतलब है मौसम जल्दी बदलेगा और तूफान बस आने ही वाला है। अगर आप वहां नीचे देखें तो आपको क्यूमुलस क्लाउड्स भी दिखाई देंगे। ये क्लाउड मुसीबत आने की निशानी है, क्योंकि स्ट्रैटस क्लाउड्स को क्यूमुलस क्लाउड्स बनने में सिर्फ 4 घंटे लग सकते हैं। मैं जानता हूं ये रेंज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, पर मुझे तो साउथ वेस्ट की ओर जाना है, इन पहाड़ों से नीचे ब्लैक सी की तरफ, क्योंकि वहां पर लोग मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चलो चलते हैं। ओके, वहां से नीचे तो उतर आए, पर आप यहाँ ये नीचे देखिए, सारा एवलांच का मलबा है जो ऊपर से उसके साथ नीचे आया है। मतलब यहाँ रुकना सही नहीं होगा। चलो चलते हैं। मौसम ने आखिरकार मुझे घेर ही लिया। बादलों की वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया है। हर तरफ सफेद बादल हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। पता नहीं चल रहा आगे पहाड़ हैं या बादल हैं। पहाड़ों पर ऐसे बादलों की धुंध में घिर जाने पर यही खतरा होता है, दिशाओं का अंदाजा ही नहीं रहता। मैंने एक फौजी के बारे में सुना था जो आर्कटिक में पहाड़ों पर स्कीइंग कर रहा था। उसे लगा वो रुका हुआ है, पर वो आगे फिसल रहा था। वो एक खाई में गिर गया। शुक्र है वो जिंदा बच गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ऐसी धुंध में इस तरह की गलतफहमियां हो सकती हैं। यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पता नहीं ये ढलान कितनी गहरी होगी। पहाड़ों पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब मैं बर्फ में एक बॉलर बनाऊंगा, बहुत बड़ा। पहले ये सेमी सर्कल बना लीजिए, करीब 1 फुट गहरा। फिर इसमें मैं अपनी रस्सी फंसाकर उसकी मदद से नीचे उतर जाऊंगा। नर्म बर्फ में आपका बॉलर कम से कम 10 फीट चौड़ा होना चाहिए, जिससे वो आपके वजन से कई गुना ज्यादा वजन आराम से झेल सकता है। ये बहुत मजबूत होते हैं। फौज इनका इस्तेमाल सालों से कर रही है। ओके, चलिए चलते हैं। अब इस तरह पैरों से सीढ़ियां बनाते चलें और रस्सी के फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके उतरते जाएं। ओके, ये आखिरी हिस्सा हमें बिना रस्सी के सहारे उतरना होगा। ये जगह खतरनाक है। मजबूत कदम रखने से कंट्रोल। पायलट मुझे यहीं कहीं ड्रॉप कर देगा। मेरे पास है सिर्फ एक चाकू, एक वाटर बॉटल और एक फ्लिंट। और हाँ, ये लाइफ राफ्ट भी है। ये इसलिए क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि मैं उसके अंदर सिर्फ कुछ मिनट ही टिक पाऊंगा। मैंने जान बचाने के लिए इसे साथ लिया है। हम ड्रॉप जोन के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर मिलेंगे। मैंने इशारा किया और हेलीकॉप्टर वापस बेस की ओर लौट गया। वो ठीक लग रहे हैं, चलिए चलते हैं। हेलीकॉप्टर जाने के बाद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। ये ठंडा पानी अपना असर दिखाने लगेगा। ये पानी बहुत ठंडा है, इसलिए सबसे पहले अपनी इस लाइफ राफ्ट को फुला लेता हूँ।
ओके, एक बार हवा भर जाए तो इसे कसकर पकड़े रहिए। अगर ये छूट गया तो हवा इसको इतनी रफ्तार से बहा कर ले जाएगी कि आप कितना भी जोर लगा ले तैर कर पकड़ नहीं पाएंगे। ओके, 1 2 3 चलो। अगर आप समंदर में फंस जाएं तो ऐसा लाइफ राफ्ट आपकी जान तो बचा सकता है, लेकिन इसमें आपको आराम नहीं मिलने वाला है। अगर आप समंदर में ऐसे लाइफ राफ्ट में फंसे हुए हैं तो आप बस इंतजार ही कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं स्कॉटलैंड के किनारे से ज्यादा दूर नहीं हूं, और ये भी जानता हूं कि हवा और लहरें मुझे उसी तरफ धकेल कर ले जाएंगी। ये कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। आप इस तरह की लाइफ राफ्ट को जहां चाहे वहां लेकर नहीं जा सकते। आप पूरी तरह से लहरों के सहारे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे लाइफ राफ्ट पर कई दिन तो क्या कई हफ्तों तक फंसे रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि सी सिकनेस की वजह से उनका क्या हाल होता होगा। राफ्ट के इस तरह लगातार हिलने से अच्छे से अच्छा सर्वाइवर भी कमजोर पड़ जाता है। जब इंसान की इंद्रियां दिमाग को अजीब अजीब सिग्नल्स देने लगती हैं, तब इंसान सी सिकनेस का शिकार हो जाता है। जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता हो तो समझ में नहीं आता कि कहां जाना है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जरा हटो हटो, जगह दो। ऐसे में हमारे कान हमारे दिमाग के एक हिस्से वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल देने लगते हैं, और ऐसा होने पर तबीयत और बिगड़ जाती है और इंसान उल्टियां करने लगता है। जो भी हो, ये बहुत तकलीफ देता है। इसे जरा सा खोल देता हूं। थोड़ी सी हवा अंदर आएगी। बहुत बदबू है यहाँ। लहरें मुझे किनारे की ओर धकेल रही हैं। अब बस सही मौके का इंतजार है। इससे पहले कि लहरें राफ्ट को चट्टानों पर ले जाकर पटके, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, हम किनारे के काफी करीब हैं। मैं अपनी राफ्ट को चला नहीं सकता। मैं इस नदी में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से किनारे पर जाना होगा। दलदल के गहरे पानी में बहुत बड़े खतरे मौजूद होते हैं। पायलट ने बताया था कि इस दलदल में कई एलिगेटर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा, और जो सबसे बड़े आकार का एलिगेटर मिला था वो 19 फुट लंबा था, और इसलिए मैं इस नदी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल रहा हूं। 2006 में कुछ ही दिनों के अंदर फ्लोरिडा में एलिगेटर्स ने 3 लोगों को मार दिया था। यहां मुझे चौकन्ना रहना होगा। इस जगह पर बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई है। ऐसी जगह आपके कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, टहनी के टूटने की आवाज भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या है। एलिगेटर्स के अलावा इस दलदल में जहरीले सांपों की आधा दर्जन प्रजातियां, फुटबॉल के किसी खिलाड़ी के वजन जितने हमलावर स्नैपिंग टर्टल्स और 10 फुट लंबी पूर्व ऐतिहासिक खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। ओह, कोई चीज मुझसे जोर से टकराई। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां इस पानी में जरूर कुछ न कुछ है। किनारे पर जाने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने शुरुआती डर पर काबू पाकर आगे चलते रहना है, लेकिन दलदल एक बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि इसमें गहरा पानी, कीचड़ और हर कहीं नजर न आने वाले खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी डंडे जैसी चीज की जरूरत है जो यहां से गुजरने में मदद करे। तुम ठीक तो?
इसीलिए हमें एक डंडे की जरूरत है। इस दलदल के तल में काफी सुराख हैं और पता नहीं उनमें कौन सा जीव हो सकता है। मैं इसे इन जड़ों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ये ठीक है। डंडे से चलने में मदद मिलती है, एलिगेटर के हमले से बचाव हासिल होता है, और जहाँ ये पता ना हो कि आगे क्या होगा, वहाँ ये एक अच्छा हथियार भी है। क्या आपने देखा? यहाँ पर कुछ गया। इस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा न्यूट्रिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स में से एक हैं। ये किसी बीवर जैसे होते हैं। इनकी लंबी सी पूंछ होती है और बड़े ऑरेंज दांत होते हैं। न्यूट्रिया को खाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक हैं और अपने से कई बड़े जानवरों पर हमला कर देते हैं। ठीक है, होशियार रहना, कहीं एकदम से बाहर ना आ जाए। लगता है काफी अंदर घुस गया है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। इस दलदल में काफी जंगली जीव हैं, यानी यहाँ खाने की कमी नहीं है। बस ये फर्क जानना जरूरी है कि क्या खाया जा सकता है और क्या जानलेवा है। ओ, स्नैप! छोटा सा वाटर स्नेक है। ये जहरीला नहीं है, लेकिन दलदल में बहुत सारे वाटर मॉकसिन और कोरल स्नेक हैं, और ये दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं। ये वाटर स्नेक अक्सर मछलियां खाते हैं। इनमें जहर नहीं होता और इसे कच्चा ही खाया जा सकता है। पकाने की जरूरत नहीं है।